हेलो एंड वेलकम बैक टू ओल्ड स्कूल मेंटर्स यूनिट ऑफ KCZ। दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि आने वाले समय में जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जो भी आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनके जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे, उनके लेक्चर्स मैं यूट्यूब पे लेके आऊँगा और बेस्ट फैकल्टी आपको दूंगा। तो आज मैं आपको मेरी फर्स्ट फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। मेरे साथ हैं डॉक्टर रवीत। ये आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कंपोनेंट है आपका फॉरेस्ट्री के पोस्ट के लिए, उसके एमसीक्यूज करवाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम पास में ही है, आप लोगों ने आई होप तैयारी करके रखी हुई है। तो जो भी इसके एमसीक्यूज हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के, ये डॉक्टर रवीत आपको कराएंगे। आज इनका पहला लेक्चर है। दोस्तों, उम्मीद है जो प्यार आपने मुझे दिया है, जो ब्लेसिंग आपने मुझे दी है, वो आप इनको भी देंगे। तो आगे मैं अब इनको हैंड ओवर करूंगा। ये आज आपकी पहली क्लास लेंगे। थैंक यू दोस्तों। तो आपके सामने डॉक्टर रवीत अब आपको एमसीक्यूज करवाएंगे। चलिए सर। थैंक यू दोस्तों। मेरे लेक्चर्स भी, मैं फाइनेंस के जो लेक्चर है फाइनेंस इंस्पेक्टर के, वो एमसीक्यूज शुरू करने बना चुका हूँ, जस्ट अपलोड करने बाकी हैं, तो वो भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रवीत रुकवाल। तो जैसे सर ने बोला कि मैं आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है फॉरेस्ट्री के एग्जाम के कराऊंगा। तो आज हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रेविटेशन के। तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो ग्रेविटेशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन डिनोटेड बाय। बेसिक क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है उसका फॉर्मूला रहता है F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। और इसमें ये m1 m2 मासेस होते हैं, जो दो ऑब्जेक्ट के बीच हमने फोर्स निकालनी है। r जो होता है डिस्टेंस स्क्वायर, ये r का स्क्वायर है। r जो होता है डिस्टेंस बिटवीन, कौन सा डिस्टेंस रहता है याद रखना, ये जो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके जो सेंटर होते हैं, जो लाइन उन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करती है, वो वाला डिस्टेंस रहता है। और हमारे पास ये जो बचा g, इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा गया था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, वो है g। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, हु फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। मुझे नहीं लगता मुझे इसका आंसर बताने की ज़रूरत है, क्योंकि जब कभी भी हम कुछ फिजिक्स पढ़ पढ़ के थक जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि वो सेब ही ना गिरा होता न्यूटन चाचा जी के सर पे, तो ये फिजिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सर इसाक न्यूटन, विद ड्यू रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स डिपेंड्स ऑन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला रहता है F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस पे भी डिपेंड करती है एंड डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस होता है उस पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब ये बोल रहा है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट ओनली, सिर्फ एक के मास पे डिपेंड नहीं करती, बिल्कुल गलत ऑप्शन है ये। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ओनली, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मास पे भी डिपेंड करता है। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, बोथ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास थर्ड हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो मास पे भी डिपेंड करती है दो ऑब्जेक्ट्स के, और जो उनके बीच डिस्टेंस रहता है उनके सेंटर के डिस्टेंस को, उस पर भी डिपेंड करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप जो क्वेश्चंस मैंने लाए होंगे ये वाले बेसिक क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी घुमा सकते हैं। जैसे वो पूछ सकते हैं कि बताओ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, उसको किस यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, वहाँ पे आपको बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन हमने हमारे इस जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें हमने थोड़ा सा हाई लेवल वाले क्वेश्चंस भी रखे होंगे, वो भी मतलब डायरेक्ट ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उनके आने के चांसेस थोड़े बहुत हो सकते हैं, तो वो भी हम आपको कराएंगे। फिलहाल अभी देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड। तो पहले मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बोल रहा है अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मासेस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो हम इसको डायरेक्ट किससे, प्रोपोर्शनैलिटी से खेल सकते हैं। इसका मतलब जो फोर्स जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये बोल रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, अगर हम इसी डिस्टेंस को डबल कर देंगे, ये बोल रहा है कि r को 2r कर देंगे डबल, तो क्या फर्क पड़ेगा।
तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4r², क्योंकि बाकी चीज़ें हमारे पास एज इट इज़ जो पुरानी थी जो फर्स्ट केस में, तो वहाँ पे जो न्यू थिंग आ रही है वो आ रही है 1/4। इसका मतलब जो है फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 आ रहा है। इसका मतलब अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो जो हमारी न्यू फोर्स होगी वो कितने टाइम्स कम हो जाएगी, 1/4 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, इट बिकम्स हाफ, इट बिकम्स 1/4। करेक्ट ऑप्शन सेकंड रहेगा, वो 1/4 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन मैंने आपको बोले थे, वहाँ पे आपको सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं बिल्कुल ही, जहाँ पे दूसरे बच्चे गलती करके आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परामेंट चेक किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। फोर्स कोई भी हो उसका एसआई यूनिट न्यूटन रहेगा। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ऑप्शन में दिया है मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इसका आंसर तो आपको पता लग ही गया होगा, क्योंकि एक अभी तक हमने बार बार हर क्वेश्चन में फिलहाल वो फॉर्मूला लिखा है ग्रेविटेशनल फोर्स का, F=G m1 m2/r²। आपको इसमें दिख रहा होगा कि इस फॉर्मूले में फोर्स जो है वो मासेस पे भी डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, मास पे भी, और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द मास ऑफ द वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द डिस्टेंस कांस्टेंट, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। ये बोल रहा है कि अगर जो ऑब्जेक्ट्स है उनमें से किसी एक का मास डबल कर देंगे और डिस्टेंस को भी नहीं छेड़ेंगे और दूसरे मास को भी नहीं छेड़ेंगे, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r²। तो हमारे पास ये बोल रहा है ये भी कांस्टेंट है, एक मास को उन्होंने डबल किया, दूसरे मास को भी एज इट इज रखा है। तो हम जब प्रोपोर्शनलिटी है तो एक को ही रखते हैं, ये वाला चेंज हुआ तो इसकी बात कर लेंगे। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है मास। अब बात क्या है, यहाँ पे एक का मास हुआ है डबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डबल हो रहा है तो फोर्स भी डबल होगी, अगर ये ट्रिपल हो रहा है तो फोर्स भी ट्रिपल होगी, ये हाफ हो रहा है तो फोर्स भी हाफ होगी। इस केस में क्या बोल रहा है, जो एक मास है उसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, इट बिकम्स डबल। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे आ सकते हैं, बहुत सारे नहीं आ सकते, मतलब इस टाइप के बहुत सारे आ सकते हैं। जैसे 1/3 कर देगा तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर 7 टाइम्स मास इंक्रीज हो गया तो फोर्स कितने टाइम इंक्रीज होगी, तो वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ अप्रोक्सीमेटली। इसका तो आपको पता ही होगा कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन रह जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर इनकेस अगर आपको कोई वेरिएशन आ जाए कि जी की वैल्यू निकालो उस जगह पे, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, G=G m/r²। जिस प्लेनेट की बात चले उसकी डिटेल्स डाल देना, उसका मास उसका रेडियस डाल देना, आप जी वहाँ पे निकाल सकते हो। और अगर आपने सरफेस पे निकालना है तो आप मास ऑफ द अर्थ रख दो, रेडियस ऑफ द अर्थ डाल दो, सॉल्व करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू आपके पास ये आएगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज मैं बता दूं, इस जगह पे आपको और क्या खेल सकता है वो, पहला ऑप्शन है आपके पास 9, पहला ऑप्शन इसमें आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट करो आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दे दे, विच क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। दूसरा क्वेश्चन लेट, दूसरा ऑप्शन डाल देगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड। थर्ड ऑप्शन डाल देगा 9.8 सेकंड अपॉन मीटर, और डी ऑप्शन कर देगा 9.8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मीटर। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू सारी सेम आ रही है, तो जो हमारे पास लास्ट पे वैल्यू लगी हुई है, टर्म लगी है, उसमें वेरिएशन है हर जगह। याद रखना एक्सेलरेशन है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। जल्दी में आप मीटर पर सेकंड टिक मत कर देना, क्योंकि ये एक्सेलरेशन पूछा गया तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ऐसी चीज़ भी आपको एग्जाम में जल्दी में खेल सकते हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं तो होता पता क्या है, इजी इजी क्वेश्चन आते हैं घर आके आपको ही पता है, फिर हम क्या बोलते हैं कि यार जल्दी के चक्कर में मैंने गलत कर दिया। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल ही आएंगे, तो इसलिए आपने इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट हैपेंस टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इफ द मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, पहले भी हमने कर दिया। वहां पे एक मास जो था वो डबल हो रहा था, मास जो था वो m से 2m हुआ था पिछले वाले केस में, तो वहां पे फोर्स भी कितनी हो गई थी, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी। तो इस केस में हमारे पास जो है मास जो है 3 टाइम्स हो गया है, 3 टाइम्स, तो फोर्स भी कितनी हो जाएगी, फोर्स भी 3 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है उस केस में, क्योंकि बाकी सारा कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, दूसरा मास भी कांस्टेंट है, सिर्फ एक मास को m से उन्होंने 3 टाइम मतलब 3 टाइम्स बढ़ा दिया, तो फोर्स भी हमारे पास इट विल बिकम 3 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैंने बोला इसमें आपको वेरिएशन बहुत दे सकते हैं, वहां पे 2 टाइम्स किया था, यहाँ पे 3 टाइम्स कर दिया। ऐसा भी हो सकता है वो बोलेगा एक मास को 3 टाइम कर दिया, दूसरा वाला जो ऑब्जेक्ट है मास उसको 2 टाइम्स कर दिया, तो न्यू ग्रेविटेशन फोर्स में क्या फर्क आएगा, तो वो आप इजिली वहां से कर सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसका तो आप बता ही लोगे इजिली। ये फॉर्मूला है हमारे पास, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मासेज रहती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस रहता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, इस चीज का भी याद रखिए। वहां पे हो सकता है आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले और आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से आंसर मार्क कर दोगे तो गलती कर दोगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिलहाल तो डिस्टेंस वाली टर्म्स आएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होगी नहीं। द क्यूब ऑफ द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्यूब भी नहीं होगा हमारे पास। द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है हमारे पास। दूसरा में बोला द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिल्कुल भी नहीं भाई, वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के डिस्टेंस के, और वो तो डायरेक्टली पूछ रहा है। द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये भी नहीं होगा हमारे पास। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, द मासेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो फोर्स है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रोडक्ट ऑफ मासेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। याद रखना जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन ये तो पता है आपको कि वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है हमेशा। लेट करो एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, दूसरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास ये, अभी बोल रहे इसकी डायरेक्शन क्या रहती है। याद रखना जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो दो ऑब्जेक्ट्स के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग एक्ट करती है, यहां से नहीं, बाहर से ये वाला डिस्टेंस नहीं लेना कभी भी, ऐसा करोगे गलत हो जाएगा। हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो कौन सा लिया जाएगा, इनके जो सेंटर का डिस्टेंस होता है उसको जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग एक्ट करती है। ये वाली बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ये वाली बॉडी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और वो दोनों फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है। तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ऑलवेज टुवर्ड्स द लार्जर ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भी नहीं। ऑलवेज टुवर्ड्स द स्मॉलर ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं है। अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल सही, यही चीज मैंने आपको बोली थी, वो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what happens to the gravitational force between two objects if the distance between them is increased। अगर डिस्टेंस इंक्रीज कर दोगे तो क्या हो जाएगा यार, पता ही आपको, पूरा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं। जो फोर्स होती है ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे व्हाट हैपेंस टू द इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज्ड, फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर। अगर डिस्टेंस हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स हमारे पास कम होगी, और हमारे पास डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो फोर्स इंक्रीज होगी। तो इस केस में क्या हो रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज, डिस्टेंस इंक्रीज है तो फोर्स डिक्रीज होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसका क्या होगा, फोर्स विल डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू मासेस। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। याद रखना यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछा है, इस चीज का भी ध्यान रखना, मैंने आपको पहले ही बोला था। उस वाले क्वेश्चन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इस वाले में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगर इनकेस आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो आप डाल सकते हो, क्योंकि ये फास्ट सेशन चल रहा है थोड़ा, क्योंकि एमसीक्यू आपको दूसरे भी कराने हैं। इन केस कोई डाउट रहता है आप पूछ सकते हो, जवाब आपको मिल जाएगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट 90 डिग्री इज v।
इफ इट इज लॉन्च्ड एट 30 डिग्री देन व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी। अगर उसी को 30 डिग्री पे लॉन्च किया जा रहा है तो एस्केप वेलोसिटी क्या रहेगी। सबसे पहले एस्केप वेलोसिटी आपको पता होना चाहिए क्या रहती है, कि मिनिमम वेलोसिटी जो एक सैटेलाइट या किसी ऑब्जेक्ट को जिसको लॉन्च करना है उसको दी जाए कि वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करके बाहर चले जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और यहाँ पे बोल रहा है कि अर्थ से सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे लॉन्च किया है सैटेलाइट को, और उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी बोली है v, एस्केप वेलोसिटी बोली v। और दूसरा बोल रहा है अगर इसी को हम 30 डिग्री पे लॉन्च करें अर्थ से 30 डिग्री पे, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ऑप्शन है हमारे पास v, 3v, 6v, 9v। तो क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सेम जो हमारे पास पहले वैल्यू है वही रहेगी, इसका आंसर v रहेगी। जल्दी में कुछ और सॉल्व करने लग जाना, ये वाला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कंसेप्ट ये पता होना चाहिए कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो लॉन्च वाले एंगल पे डिपेंड नहीं करता। आप उसको किसी भी एंगल में लॉन्च करो, रिजल्टेंट हमारे पास सेम रहता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप किसी सैटेलाइट को उसी डायरेक्शन में लॉन्च करो जिस डायरेक्शन में अर्थ की रोटेशन है, तो वो हमें ईजी हो जाता है किसी सैटेलाइट को लॉन्च करना। लेकिन एज इट इज़ हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी एंगल पे डालो आंसर हमारे पास सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ पे एस्केप वेलोसिटी क्या रहती है। एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इस चीज़ को आप जरूर याद रख लेना, वैल्यू एज इट इज, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसको आपको एज इट इज याद रखना है कि अगर आप सरफेस से, अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को लॉन्च कर रहे हो, किसी सैटेलाइट को, तो उसकी एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड रहती है। और याद रखना, हो सकता है वहां पे सारे के सारे 11.2 किलोमीटर होंगे, हो सकता है वो किलोमीटर, यूनिट याद रखना है, यहाँ किलोमीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड है, इस चीज़ का आप जरूर याद रखना। नहीं तो ऐसे जर्नलाइज देखो, किलोमीटर पर सेकंड में कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आंसर रहता है। कहाँ से, अगर उस सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया जा रहा है, और अगर कहीं और से भी हो तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो उसको। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वहाँ पे हो जाता है √2 gm/r, gm/r, मास ऑफ जिस प्लेनेट का होगा, अगर अर्थ का है तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ डाल देना। और अगर इनकेस अगर वो अर्थ से किसी हाइट पे डाल रहा है तो उसको आर, स्मॉल आर रख सकते हो। स्मॉल आर क्या हो जाएगी, वो रेडियस ऑफ अर्थ भी हो जाएगा, और जिस डिस्टेंस पे कर रहे हो हाइट, तो इन दोनों की हाइट को मिला के ये डिस्टेंस बनेगा। फिलहाल तो आपको ईजी देंगे क्योंकि सरफेस ऑफ द अर्थ से लॉन्च किया जा रहा है, तो एस्केप वेलोसिटी कितनी रहती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर इनकेस वेरिएशन करे तो यूनिट का भी जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, what happens to the gravitational force between two object if the distance between them is held। आई थिंक इसका आंसर आपको ही देना चाहिए, कमेंट सेक्शन में पता ही होगा, क्योंकि इसके जैसे हमने आपको 2 क्वेश्चन पहले भी करा दिए, फिर भी मैं आपको इसका सॉल्व करा देता हूँ। क्योंकि हमारे पास फोर्स जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है, तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस हाफ हो गया है, पूरे बाकी सारे कांस्टेंट, इसलिए मैंने उनको F = g m1 m2/r², मासेस को नहीं रखा है, क्योंकि बाकी सारे कांस्टेंट सिर्फ डिस्टेंस को हाफ किया है, तो डिस्टेंस को कर दिया इन्होंने हाफ। ये r है हमारे पास, r/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा हमारे पास, r²/2 का स्क्वायर 4। ये वैल्यू एज इट इज पहले वाले केस की तरह है, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, तो क्या बन जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4/r²। तो इस केस में हमें क्या हो रहा है कि जब हमने डिस्टेंस को हाफ किया तो जो फोर्स है हमारे पास वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। पता ही है ये प्रोपोर्शनलिटी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, अगर ये हाफ हो रहा है तो वो 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, अगर ये 1/3 हो रहा है तो वो कितने, उसी हिसाब से देख लेना। तो हमारे पास ये इस वाले केस में हाफ बोला है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। वो आप डाल सकते हो, जो भी वेरिएशन देगा आप इस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू डाल देना। r/3 होगा तो 9 टाइम्स फोर्स बढ़ जाएगी, यहाँ पे हाफ किया तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज होगी, तो इट बिकम्स 4 टाइम्स, जिसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन अभी मैंने बोले ना, तो बहुत सारों को तो पता होगा कि ये वर्बली आप देख के ही सॉल्व कर सकते हो, कि अगर मास डबल हो रहा है तो फोर्स भी डबल हो जाएगी, अगर डिस्टेंस हाफ हो रहा है तो फोर्स 4 टाइम बढ़ जाएगी, क्योंकि इनमें प्रोपोर्शनलिटी चलती है, वो आप देख के भी बता सकते हो। तो हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स।
ये बोला इट इज़ ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस यूनिवर्स में जो भी कोई ऑब्जेक्ट्स हैं जितने भी दूर है उनके बीच में फोर्स लगती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो कॉन्टैक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, गलत हो जाएगा। इट एक्ट्स थ्रू अ मीडियम, ऐसा कुछ नहीं है, यूनिवर्स में हर जगह लगती है, जहाँ खाली स्पेस है वहाँ पर भी ये फोर्स एक्ट करती है, तो ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। इट इज़ ए नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बिल्कुल सही बात है। मेरे और बोर्ड के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, बट अभी भी हमारे बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इट डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, विच लॉ ऑफ केपलर स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ये पता ही होगा, ये केपलर्स के लॉ है सारे। तो 3 लॉ थे, तो जो हमारे पास बोलता है कि ये वाला है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ इट्स मीन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो ये वाला कौन सा लॉ रहता है? ये होता है थर्ड लॉ, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थर्ड लॉ। और इन केस वो पूछ ले कि केपलर का कौन सा लॉ है जो लॉ ऑफ एरिया के बारे में बताता है, तो वो होता है सेकंड लॉ। तो ये भी बता देता हूँ मैं कि जो आपको लॉ ऑफ एरिया पूछा जाए, लॉ ऑफ एरिया, तो ये हमारे पास सेकंड लॉ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पे पोटेंशियल वगैरह जो लिखा है कंफ्यूज मत होना, एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास? न्यूटन तो होगा नहीं, ये फोर्स का रहता है, पास्कल किसका रहता है? प्रेशर का, वाट किसका रहता है? पावर का। तो हमारे पास करेक्ट आंसर जूल, एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इस वाले सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम दूसरी वीडियो में डाल देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में कौन सी चीज करेक्ट है? इट इज ए रिपल्सिव फोर्स। नहीं भाई, ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और उसका फीचर मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि वो कहाँ एक्ट करती है। इट एक्ट्स बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। तो ये रिपल्सिव फोर्स नहीं होती है। इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। इसका करेक्ट ऑप्शन कंजर्वेटिव फोर्स, ये बताता हूँ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और। पहले दूसरे ऑप्शंस को देख लेते हैं, रॉन्ग है। इट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर पे बिल्कुल ऑब्जेक्ट वो डिपेंड नहीं करती है। इट इज़ स्मॉलर फॉर स्मॉलर मासेज, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास है, इसका करेक्ट ऑप्शन है इट इज़ ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं आपको बोल दूँ, जो कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। आप उसको किसी भी रास्ते से लेके जाओ, उस पॉइंट पे वैल्यूज आपके पास सेम रहेगी। और कंजर्वेटिव फोर्स का एक और फीचर रहता है, लेट करो आपके पास वर्क डन हो राउंड ट्रिप का, कि जहाँ से गए बाद में वहीं वापस आ गए, और फोर्स जो थी कंजर्वेटिव फोर्स थी। और उस केस में अगर वर्क डन पूछा जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा उस केस में? वर्क डन जो होगा 0 होगा। कहाँ पे? राउंड ट्रिप में। राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 रहेगा। किस फोर्स के लिए? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स का फीचर होता है जो मैंने आपको एडिशनल बता दिया। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी हमारे पास एक कंजर्वेटिव फोर्स ही है। इसके अलावा ये जो मैंने बोला इट इज़ ए रिपल्सिव फोर्स। आपको पता होगा कि जो दूसरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो आपको अट्रैक्टिव भी मिल जाएगी, रिपल्सिव भी मिल जाएगी, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसका सिर्फ एक ही नेचर होता है। कौन सा? दैट इज अट्रैक्टिव नेचर। थैंक यू सो मच। बाकी वाले क्वेश्चन हम आपको दूसरे वाले वीडियो में डाल देंगे। और अभी तक आपको जो भी डाउट रहा होगा आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है मैं आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर लूँगा, जो आपको क्वेश्चन चाहिए वो सारे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।